हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोकामा क्लासेज में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल ही रही होगी। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि विभिन्न रेलवे के एग्ज़ामों में पूछा गया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, जो मैं ले करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो मनुस्मृति जो है एक प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं। इस रचना का समय 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगला सवाल है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश के। ठीक है, मौर्य के बाद कौन आए थे? मौर्य। शाही मौर्य के ठीक बाद में शुंग आए थे। मौर्य के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की थी वह शुंग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल अर्थात वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो शुंग वंश है। अगला सवाल है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई, जिसके उपरांत वसुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली। तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? कण्व वंश। अगला सवाल है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया। इसकी सैन्य विजय की जानकारी इसकी मां बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलता है। अर्थात सातवाहन वंश से संबंधित गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक की जानकारी हमें किस प्रशस्ति से मिलती है? तो नासिक प्रशस्ति से मिलती है। और नासिक प्रशस्ति जो है सो ये किसके द्वारा रचित है? तो इसकी माँ जो बलश्री थी उसी का है नासिक प्रशस्ति। और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां शासक था, जो कि सबसे महान शासक था और अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। उसने शक को हराया था। किसने? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया, क्षत्रिय शासकों के दर्पों को चूर्ण किया। और इसके द्वारा जो सैन्य विजय की जानकारी मिली थी वो किसने दी थी? इसकी माँ बलश्री ने दी थी नासिक प्रशस्ति के माध्यम से। अगला सवाल है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो सातवाहन वंश के समय में जो सिक्के चलते थे वो अधिकांशतः शीशे के सिक्के। देखिए कितना आसान है, 100 से सातवाहन और 100 से सिक्का। ठीक है, 100 से सातवाहन और 100 से सिक्का। ठीक है, तो सातवाहन के समय में शीशे के सिक्के चलते थे। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। शीशे के अतिरिक्त इसमें पोटीन, तांबे तथा कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें जो अधिकांशतः सिक्के थे वो शीशे के थे। शीशे के अलावा पोटीन, तांबे और कांसे से निर्मित मुद्राओं का भी प्रमाण सातवाहन में मिलता है। अगला सवाल है, शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ
क्या प्रकट करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो 78 ईस्वी में हुई। ठीक है, और यह जो है कनिष्क के शासन का वर्णन करता है, अर्थात कनिष्क ने शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की थी और यह कनिष्क शासन से संबंधित है। अगला है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रसिद्ध कुषाण शासक जो था, कनिष्क जो था, शक संवत का प्रवर्तक था और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है, जो कनिष्क के राज्यारोहण की भी तिथि है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। राष्ट्रीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है और शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू की गई 78 ईस्वी में और उस समय कनिष्क का राज्यारोहण भी हुआ था और यह जो है सो भारत का राष्ट्रीय संवत है और भारतीय संविधान द्वारा इसे 22 मार्च 1957 को 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो शक संवत जो है सो ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद अर्थात 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शकासद संवत प्रचलित किया। इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। देखिए इसका अन्य नाम भी है, ठीक है, शालिवाहन संवत, ठीक है, शालिवाहन संवत। उसके बाद शकासद संवत या शक संवत, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। शक संवत, शकासद संवत और शालिवाहन संवत, ये तीनों एक ही नाम है। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो चैत्र, ठीक है। शक पंचांग के अनुसार पहले महीने का नाम क्या हुआ? प्रथम मास का नाम तो चैत्र हुआ। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना हो गया फाल्गुन, ठीक है। शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। इसके बाद चैत्र के बाद बैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इसको हम लोग माघ भी कहते हैं, ऐसे मार्गशीर्ष, पौष या पूष, माघ, फाल्गुन, ये सभी आते हैं। इसे हम लोग हिंदी महीने के नाम से भी जानते हैं। हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है तो वासुदेव का। वासुदेव की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो बेशनगर अभिलेख से, जो कि हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से संबंधित है। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियोलकिड्स का राजदूत था। हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो एंटियोलकिड्स का जो था राजदूत था। यह जो था एंटियोलकिड्स जो था तक्षशिला का यवन शासक था, उसी का राजदूत था हेलियोडोरस, जिसने बेशनगर में वासुदेव के सम्मान में ग्रून ध्वज की स्थापना की थी। हेलियोडोरस जो है बेशनगर में वासुदेव के सम्मान में ग्रून ध्वज की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने, ठीक है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था चरक ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक
आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क का राजवैद्य था। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। या कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। कनिष्क का दरबारी राजवैद्य कौन था? तो चरक था। आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे चरक, और औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ भी चरक के द्वारा ही लिखी गई है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल, आयुर्वेद का जनक। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को। अगला है ईसा पूर्व द्वितीय शती। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो चीनियों ने। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, चीनियों के द्वारा। कागज बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंगझोंग ने 50 से 121 ईसा पूर्व में की थी। ये किसके द्वारा किया गया है? आधुनिक पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है जिंगझोंग के द्वारा की गई 50 से 121 ईसा पूर्व के बीच में। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो भारतीय एवं यूनानी जो कला शैली थी उसने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। अर्थात गांधार कला शैली संबंधित है भारतीय और यूनानियों से। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद उत्तरी पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था। भारत एवं यूनानी संस्कृति के मिलन से ही गांधार कला की उत्पत्ति हुई है। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत एवं शक संवत, तो ये जान लीजिए सबसे पहले विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत। ठीक है, 57 अर्थात 57 ईसा पूर्व, और शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, तो ये शक संवत जो है सो 78 ईस्वी है और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है। तो दोनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ईसा मसीह के जन्म के पहले है और एक बाद में है। तो दोनों यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग पीरियड होगा दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 57 प्लस 78 हो गया 135, 135 वर्ष का अंतर। ठीक है, तो विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। कनिष्क की राजधानी जो थी वो पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और उसकी राजधानी पेशावर अर्थात पुरुषपुर थी। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी एवं उसके शासन काल का उत्तर भारत में मुख्य केंद्र भी था। उत्तर भारत का मुख्य केंद्र, उसके शासन का उत्तर भारत का मुख्य केंद्र कौन था? तो मथुरा था, और मथुरा कुषाण वंश अर्थात कनिष्क का दूसरी राजधानी भी थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किसने किया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क ने की थी। सिल्क मार्ग किससे संबंधित है? तो कनिष्क से संबंधित है। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उसके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फलतः उत्तर पश्चिम भारत एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। तो सिल्क मार्ग
जो है सो कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है। अगला सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। गांधार कला सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आई थी। गांधार कला सर्वप्रथम कुषाण के समय में ही प्रकाश में आई थी। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क का एक अन्य नाम या उपनाम अशोक द्वितीय। अशोक द्वितीय किससे संबंधित है? कनिष्क का ही एक उपनाम है। कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में अशोक के समान बताया गया है। किसको? कनिष्क को। बौद्ध अनुश्रुतियों में अशोक के समान ही बताया गया है। किसको? तो कनिष्क को। अतः कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा अर्थात सोने की मुहरें चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा अर्थात सोने की मोहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी या सोने की मुहरें चलाई थी। किसके शासन काल में प्रथम सोने के सिक्के जारी हुए थे? तो कुषाण शासक के समय में सोने के सिक्के जारी हुए थे। कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक भीम कडफिसेस के काल में हुआ था तथा कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा था। कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे? तो कलिंग प्रदेश के महान शासक राजा खारवेल थे। कनिष्क प्रदेश के महान शासक कौन थे? खारवेल थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था, हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में राजा खारवेल का उल्लेख मिलता है। ये हमें कलिंग के महान शासक की जानकारी राजा खारवेल के बारे में हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से। खारवेल को महाराज, महामेघवाहन तथा कलिंगधिपति भी कहा गया है। यह जैन धर्म का संरक्षक था। राजा खारवेल को महाराज, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा गया है और राजा खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। राजा खारवेल जो है सो चेदी वंश से संबंधित था और राजा खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। निम्नलिखित में से ये जो वंश का क्रम है इसको सजाना है, तो हम लोग सीधे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मौर्य वंश था, फिर शुंग वंश था, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। तो मौर्य वंश का जो समय था वो 323 से 184 ईसा पूर्व। फिर शुंग वंश का जो समय था 185 से 73 ईसा पूर्व। फिर कुषाण वंश बीच में है तो 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी तक, और गुप्त का समय 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वे एक गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे। उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। तो गुप्त वंश के संस्थापक
श्रीगुप्त। और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पूछेगा संस्थापक तो श्रीगुप्त, ठीक है, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन जो है सो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? तो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। और समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, जो कि एक गुप्त वंश का शासक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है सो राजा विक्रमादित्य की उपाधि मिली। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भगवती थी। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा विक्रमादित्य भी कहा गया है, विक्रमांक भी कहा गया है, विक्रमादित्य भी कहा गया है और परम भगवत भी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस शासक ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह माना जाता है कि मेहरौली अर्थात दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख भी मिलता है। तो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ मेहरौली में जो है वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला है गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो रूपक। ठीक है, चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है? रूपक। तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। वह गुप्त काल के समय की बात है। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। इसका निर्माण छत्रप सिक्कों की तरह किया गया था। इन सिक्कों का वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता था। वाराह मिहिर जो थे वो कौन थे? तो वाराह मिहिर जो थे एक खगोलविद थे। वाराह मिहिर कौन थे? तो एक खगोलविद थे। वाराह मिहिर एक खगोलविद थे जो कि 6ठी सदी से संबंधित हैं। खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। तो वाराह मिहिर एक खगोलविद थे। ठीक है, उनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है बृहत संहिता तथा दूसरा है पंच सिद्धांतिका।
बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया था। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था तथा बुद्ध के चरण चिन्ह से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। उल्लेखित राजाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिन जिन राजाओं की चर्चा की गई है उसमें से सबसे पहले समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और तीसरा है कुमारगुप्त प्रथम का। तो पहले है समुद्रगुप्त, फिर है दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और तीसरा है कुमारगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पश्चात उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य राजा बने और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए। कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुए थे। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। उसका जो कारण था हूनों के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे, जिसके कारण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त कर दिया था, तथापि उसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। बार बार हूनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो स्कंदगुप्त। ठीक है, अर्थात हूनों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसके समय में गुप्त वंश का साम्राज्य था और शासक का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एवं हूनों के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परिपृच्छा, चांद्र व्याकरण तथा कथित कथा सरित सागर में प्रकाश पड़ता है। अर्थात ये जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त और हून के बीच जो लड़ाई हुई उसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, भीतरी अभिलेख से मिलती है, चंद्रगर्भ परिपृच्छा से मिलती है, चांद्र व्याकरण से मिलती है, कथा सरित सागर से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों के बारे में कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो मलेच्छ। स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त करने के बाद क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त करने के बाद क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी में स्थापित की। उसने जो है हूनों पर जब विजय पा लिया था तो सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की भी मूर्ति की स्थापना की थी। कालिदास जो थे किस काल के कवि थे? तो कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। कालिदास किस समय के कवि थे? तो गुप्त काल के समय के कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस प्रकार कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को। इससे जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास
और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। तो आर्यभट्ट जो थे एक गणितज्ञ थे जो कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? तो दशमलव प्रणाली जो है सो ये भी आर्यभट्ट की देन है। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है। सूर्य सिद्धांत किसकी कृति है? तो आर्यभट्ट की, और आर्यभट्टीय भी आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित है। आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली को विकसित किया। किस गुप्त शासक में शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया गया? किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त जो था शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। किसने? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। कुमारगुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमारगुप्त ने सुसंगठित एवं सुशासित बनाए रखा तथा उसने वैदेशिक संबंधों को भी स्थापित किया। कुमारगुप्त जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो विशाल साम्राज्य बनाया गया था उसी को कुमारगुप्त ने सुसंगठित किया, सुशासित किया और वैदेशिक संबंध भी स्थापित किया। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। देखिए, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हेनसांग। या हेनसांग किस शासक के समय में आया था? तो हर्षवर्धन। अर्थात हर्षवर्धन और हेनसांग एक दूसरे से संबंधित हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। भारत में इनके अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष भी बना था जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। उसने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की। सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये जो है हेनसांग ने जो है सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की थी और उसमें अपने जो है सो ये यात्रा वृत्तांत का भी वर्णन किया है, भ्रमण जो किया है उसका भी वर्णन है। किस बौद्ध संत एवं चीन से भारत आए तीर्थ यात्रियों ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो आई चिंग। ठीक है, आई चिंग जो था उसने क्या किया कि जितने भी बौद्ध धर्म की जो पवित्र रचनाएं थी उसका संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो बौद्ध धर्म का पवित्र रचना जो भी था उसका संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद आई चिंग ने किया। इति सिंह अर्थात आई चिंग। देखिए यहाँ पे आई चिंग जो है, ठीक है, ये इति सिंह को कहा गया है। ठीक है, इत सिंह को ही कहा गया है। ठीक है, इत सिंह मतलब आई चिंग। चलिए, इत सिंह को ही आई चिंग कहा गया, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इत सिंह ने बहुत बड़ा काम किया था। इसने बौद्ध ग्रंथ को जो है सो संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था इति सिंह ने। इति सिंह जो है सो 700 से 712 के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। हेनसांग के पश्चात इति सिंह ने भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री
ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? किस विदेशी यात्री ने यह स्टेटमेंट दिया है कि तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे? तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, यह किसका स्टेटमेंट है? तो हेन स्वांग ने ऐसा कहा है। हेन स्वांग का स्टेटमेंट है कि तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। चीनी यात्री हेन स्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा वृत्तांत सीयू की नामक ग्रंथ में मिलती है। चीनी यात्रियों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले हेनस्वांग आया है, फिर इत्सिंग आया है, फिर थॉम्स-रो आया है। ठीक है, हेनस्वांग के बाद तो यहाँ पे दिया गया है, अगर सारे चीनी का देखा जाए तो सबसे पहले मेगास्थनीज जो कि 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फिर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी में आया था। हेनस्वांग हर्षवर्धन के समय में आया था 629 ईस्वी में। इत्सिंग 700 से 712 ईस्वी में आया था। थॉम्स-रो 1615 से 1619 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व था। तो चीनी यात्री में सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर हेनस्वांग, फिर इत्सिंग, फिर थॉम्स-रो। अगला है हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था तो 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के दौरान शासक बना था। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया, अर्थात 606 से 647 ईस्वी के बीच, अर्थात 7वीं शताब्दी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने जो है सो हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की। हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने की रचना की, जो वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 में वान ने अपनी आत्मकथा लिखी है तथा शेष 5 में सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का चरित्र लिखा है। बाणभट्ट द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित, उसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन की जानकारी मिलती है, जिसमें 8 भाग हैं, जिसमें 3 भाग में बाणभट्ट खुद अपने बारे में आत्मकथा लिखा है और 5 शेष भागों में राजा हर्षवर्धन की जीवन के चरित्र पर प्रकाश डाला है। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए अच्छा स्रोत है? हर्षवर्धन के समय की जानकारी का अच्छा स्रोत बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट किसके दरबार में था? तो बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के दरबार में था। बाणभट्ट इसमें एकमात्र सही है। ठीक है, बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के समय में था। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, हर्षवर्धन ने भी एक नाटक की रचना की है जिसका नाम है रत्नावली। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का नाम है रत्नावली। रत्नावली की रचना किसने की है? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने 3 नाटक, एक प्रियदर्शिका, एक रत्नावली तथा एक नागनंद। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, जिसमें एक है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? हर्षवर्धन ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। 643 ईस्वी में
हर्ष को कोनगोद पर आक्रमण पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन ने कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होता है, जिसमें हर्ष की पराजय होती है। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला यह जो युद्ध था वह अंतिम नहीं था। 643 ईस्वी में हर्ष का कोनगोद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हर्ष के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थापित हुआ था? तो हर्ष के समय में एक बड़ा बौद्ध मठ का निर्माण हुआ नालंदा में। ठीक है, नालंदा का जो बौद्ध मठ है वह हर्षवर्धन के समय से संबंधित है। नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल के कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित कराया था। वह हर्षवर्धन के राजकाल में भी स्थित था। नालंदा का जो बौद्ध मठ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त काल के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 415 से 454 ईस्वी के बीच, और वह हर्षवर्धन के राजकाल में भी स्थित था। कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? कन्नौज के हर्षवर्धन के समय जो था शशांक जो था बंगाल का शासक था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। शशांक जो था वो कन्नौज के राजा जो हर्षवर्धन थे उसी का समकालीन था, और शशांक बंगाल का शासक था। शशांक को बंगाल के यशस्वी शासकों में गिना जाता है। इसकी राजधानी कर्ण स्वर्ण थी, जिसकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत रांगामाटी नामक कस्बे से की गई है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गंगा के नदी के तट पर स्थित हर्ष साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्ष के समय यह नगरी हिंदू, बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली थी। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा। कन्नौज का जो प्राचीन नाम था वो कान्यकुब्ज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी था। कन्नौज हर्षवर्धन द्वारा बनाए गए राजधानी से पहले किस वंश की राजधानी थी? तो मौखरी वंश की भी राजधानी कन्नौज थी। इस समय यह नगरी हिंदू, बौद्ध अर्थात हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज था वह हिंदू, बौद्ध विद्या एवं शिक्षा का केंद्र स्थल था। गंगों की प्रथम राजधानी, तो गंगों की प्रथम राजधानी जो थी कोलार। ठीक है, गंगों की प्रथम राजधानी कोलार अर्थात कुंभोलाल कोलार थी, जो बाद में तलकाडू हो गई। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है सो किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था। असम का एक प्राचीन और नाम है प्रागज्योतिषपुर। असम का प्राचीन नाम कामरूप है और एक और प्राचीन नाम है
प्रागज्योतिषपुर। ठीक है, असम का दो नाम हो गया प्राचीन, एक कामरूप और एक प्रागज्योतिषपुर। ठीक है, ये कामरूप अर्थात असम का एक नाम है और एक प्रागज्योतिषपुरम। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। गोपाल ने बंगाल के किस वंश की स्थापना की थी बंगाल में? तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। देखिए इसी में छिपा है गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है, बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी अर्थात पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना। बंगाल की अराजकता को देखते हुए बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा गोपाल को शासक के रूप में चुना गया था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सेमपुरी अर्थात पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की, सेमपुरी पहाड़पुर की भी स्थापना धर्मपाल ने की। बंगाल का प्राचीन नाम, बंगाल का प्राचीन नाम जो था गौड़ था। ठीक है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। 9वीं-10वीं शताब्दी में यह पाल वंश का शासन था। 9वीं-10वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासन था। सेन वंश के शासनकाल 12वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी लखनऊती थी। सेन वंश के शासनकाल में बंगाल की राजधानी लखनऊती थी। हेनस्वांग एवं बाणभट्ट के अनुसार बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ देश था। हर्ष का समकालीन शासक शशांक गौड़ नरेश था। शशांक जो था एक गौड़ नरेशी था, हर्षवर्धन का समकालीन था। महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता, तमिल साहित्य है उसका नाम है शिल्पादिकारम की रचना जो है सो इलिंगो के द्वारा की गई है। इलिंगो ने शिल्पादिकारम एक तमिल साहित्य की रचना की है। किसने? तो इलिंगो ने। शिल्पादिकारम की रचना इलिंगो अदिंगल ने की थी। यह चेर शासक सेन गुट्टवन का छोटा भाई था। इस ग्रंथ में पुहार अर्थात कावेरी पत्तनम के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कनंगी की कहानी का वर्णन किया गया है। देखिए ये जो शिल्पादिकारम तमिल साहित्य है जिसकी रचना इलिंगो अदिंगल ने की थी, इसमें ये जो था, ठीक है, इलिंगो अदिंगल यह जो था चेर शासक सेन गुट्टवन का छोटा भाई था। इसने पुहार अर्थात कावेरी पत्तनम के एक धनी व्यापारी का पुत्र था कोवलन और उसकी पत्नी जो थी कनंगी, उसी का इसमें कहानी वर्णन है। तमिल रामायण किसकी कृति है? तो कंबन। तमिल रामायण किसकी कृति है? तो कंबन की कृति है। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। तमिल रामायण किसकी कृति है? तो कंबन की कृति है। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम हुआ राजेंद्र चोल अर्थात जिसे गंगईकोंड भी कहा जाता है।
राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफलता सैन्य अभियान के पश्चात गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक सफलता प्राप्त करने के उपरांत गंगई कोंड की उपाधि प्राप्त की थी। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजा राजराज प्रथम ने सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलन्नरूप को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया। किंतु संपूर्ण सिंहल अर्थात श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया। करंदय ताम्रपत्रों में राजेंद्र की इस विजय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। श्रीलंका का पराजित राजा महिंद पंचम था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंहल अर्थात श्रीलंका पर अधिकार प्राप्त किया और उस समय श्रीलंका का जो राजा था वह महिंद पंचम था। चोल वंश का अंतिम शासक। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय था। राजा प्रथम का शासनकाल 985 से 1015 ईस्वी तक है। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 से 1064 ईस्वी तक है। राजा द्वितीय का शासनकाल 1150 से 1173 ईस्वी तक है। इस प्रकार चोल वंश का अंतिम शासक राजा द्वितीय था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी जो कि चालुक्य वंश का शासक था। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो चोल के समय में जो ग्रामीण समुदाय थे उनको बहुत से अधिकार दिए गए थे। चोल के समय में चोल शासक अपने ग्रामीण प्रशासनों के लिए काफी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्यरत थीं। पहली उर तथा दूसरी सभा या महासभा। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे, जबकि दूसरी संस्था सभा या महासभा अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों के लिए होती थी। चोल के समय में ग्रामीण प्रशासन काफ़ी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं काम करती थी। पहली संस्थाएं थी उर तथा दूसरी संस्थाएं थी सभा या महासभा। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे, जबकि सभा या महासभा अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? तो चोल के पास जो था नौसैनिक शक्ति था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। नौसैनिक शक्ति चोल शासक के पास थी, जो कि दक्षिण भारत में एक चोल साम्राज्य जो थी एक शक्तिशाली साम्राज्य थी और इसकी नौसैनिक शक्ति प्रबल थी और नौसैनिक शक्ति की सहायता से ही चोल जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर सका। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान जो था वह एक संगठित स्थानीय स्वशासन के रूप में था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान जो था वह एक संगठित स्थानीय स्वशासन था। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चोल प्रशासन का सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति या क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। प्रांतक प्रथम कालीन उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों के आधार पर हम चोल ग्राम शासन प्रणाली का
विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। अर्थात चोल शासक जो प्रसिद्ध था वह ग्रामीण शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था और इसकी जानकारी हमें प्रांतक प्रथम कालीन उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख के आधार पर होती है। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को तैलप द्वितीय के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 973 से 974 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया था तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जो थी वह मदुरै थी। पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ थी? तो मदुरै थी। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम में मदुरा का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया है। इस नगर का दूसरा नाम कदम्बवन था। हेनस्वांग ने इस नगर का उल्लेख मलकूट के नाम से किया है। पल्लव राज्य की राजधानी जो थी वह कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव कांचीपुरम। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम जो है सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम जो कि वर्तमान के तमिलनाडु का जनपद है काजीवरम वही था। चीनी यात्री हेनस्वांग के अनुसार तत्समय वहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहारों में से 10,000 भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। और सुदूर दक्षिण के शासन करने वाले पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम या कांची थी जो कि वर्तमान के तमिलनाडु के जनपद काजीवरम में उपस्थित है। और चीनी यात्री हेनस्वांग के अनुसार तत्समय वहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहारों में से 10,000 भिक्षु निवास करते थे। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो राष्ट्रकूट का। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लाटूर अर्थात बीदर माना गया है। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लाटूर अर्थात बीदर माना गया है। बाद में इसकी राजधानी मानेकखेट स्थानांतरित हो गई। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। दंती दुर्ग पहले बादामी या वातापी के चालुक्य का सामंत था। दंती दुर्ग कहाँ का सामंत था? तो बादामी या वातापी चालुक्य का सामंत था। चालुक्य की राजधानी जो थी वो बादामी थी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी जो कि वर्तमान कर्नाटका में बंगालकोट जिले में है थी। जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था नरसिंह वर्मन द्वारा। पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे? पुलकेशिन राजा जो थे किस राज्य के थे? तो चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था। चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय जो कि पल्लव का शासक था और वह नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। कूरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। नरसिंह वर्मन जो विजय प्राप्त किया, पुलकेशिन द्वितीय को जो हराया,
उसकी जानकारी हमें कूरम अभिलेख से मिलती है। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को परियाल, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूप पराजित किया था तथा उसकी पीठ पर विद्याक्षर अंकित कर दिया। बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अर्थात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी और यह जो है सो पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? तो हराया था हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति में इस सफलता का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऐहोल लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और ऐहोल प्रशस्ति में इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये जो युद्ध हुआ था यह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऐहोल अभिलेख जो है, प्रशस्ति जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मी है और ऐहोल लेख की रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई है। और रवि कीर्ति जो है सो प्रशस्ति के अंत में यह दावा करते हैं कि उन्होंने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में पांड्यों का शासन था, जबकि मालवा में परमारों का शासन था। सुदूर दक्षिण में पांड्य का शासन था, जबकि मालवा में परमारों का शासन था। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंशी जो थे वो आंध्र प्रदेश के शासक थे। काकतीय वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया। वारंगल इसकी राजधानी थी। काकतीय लोग स्वयं को चोल कड़िकाल का वंशज मानते थे। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंशी आंध्र प्रदेश के शासक थे। वे आंध्र प्रदेश में शासन करते थे। वारंगल काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वारंगल थी। काकतीय लोग स्वयं को चोल कड़िकाल का वंशज मानते थे। निम्नलिखित राज्यों और उसके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा जो है सुमेलित है? तो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित है होयसल, द्वार समुद्रम, काकतीय वारंगल और यादव देवगिरी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ये बेमेल है। तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, जबकि द्वार समुद्रम होयसल की, देवगिरी यादवों की तथा वारंगल काकतीयों की राजधानी थी। पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। द्वार समुद्रम होयसलों की, देवगिरी यादवों की तथा वारंगल काकतीयों की राजधानी थी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर। ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के
अंतिम शासक लागतुर्मान को अपदस्थ करके राजसत्ता पर अधिकार कर लिया था तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उद्भांडपुर थी। राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया है। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम जो राजा था लागतुर्मान को अपदस्थ करके राजसत्ता पर अधिकार कर लिया और हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी जो थी उद्भांडपुर थी। राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुकामा क्लासेस आपके लिए नए चीज़ों को लेकर के आता रहेगा और ये प्रीवियस ईयर जो है रेलवे का है और इसे एक बार अवश्य देखें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों से भी शेयर करें। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।